Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss second lecture of this week. As you know that we have started chapter number 26 at page number 250. Chapter named as Some Major Ecosystems. And we have discussed about climate. We have differentiated between weather and climate. Then we had already started aquatic or hydrospheric ecosystem. We have discussed its different factors, then productivity of an ecosystem, and later on we were at the point at freshwater lakes. एंड सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 252 पे से, जहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं उनमें हमने बोला था कि 3 जोन्स होते हैं, जिनका ब्रीफ सी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दी थी और आज हम उसकी डिटेल्स करेंगे. सो पहला जो जोन जिसकी हमने बात की थी जो है वो है लिटोरल जोन, दैट इज़ द नियर शोर जोन, जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वाटर बॉडी की. In this zone, the water is shallow and plants find abundant light, anchorage and adequate nutrients from the bottom sediments. जाहिर है ये टॉपर लेयर्स ऑफ वाटर में है. यहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पर मौजूद प्लांट्स को यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को मिलती है और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं. प्लांट्स इन लिटोरल जोन कम्युनिटीज़ आर द मोस्ट डाइवर्स, यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको मिलती है सबसे अपर जोन में, जिसको हम लिटोरल या नियर शोर जोन कहते हैं. आप कोई भी वाटर बॉडी लेक पॉन्ड देखो तो आप देखते हो ना उसके साइड्स पे ऊपर वाटर के सराउंडिंग में कितनी ज़्यादा आपको छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो किए मिलते हैं. लाइक वाटर लिलीज एंड एंटायरली सबमर्ज्ड वस्कुलर प्लांट. सबमर्ज वो जो जिनके जो रूट्स हैं और लोअर पार्ट्स हैं और स्टेम्स हैं वो सबमर्ज यानी डूबे हुए होते हैं प्लांट के अंदर. और वस्कुलर प्लांट्स मीन्स जो कि हायर प्लांट्स हैं, यानी कि उनमें जाइलम और फ्लोएम जो वाटर कंडक्शन और फूड ट्रांसलोकेशन के टिश्यूज़ होते हैं वो भी इनमें मौजूद होते हैं. एंड एल्जी की डिफरेंट टाइप्स आपको मिलती हैं. दीज ऑल प्लांट्स फ्लरिश एट द डीपेस्ट रीजन ऑफ द लिटोरल जोन, यानी लिटोरल जोन के जो लोअर पोर्शंस होते हैं वहाँ पर आपको एल्जी वगैरह और सबमर्ज स्पीशीज़ मिलती हैं. द प्लांट्स ऑफ दिस जोन ट्रैप सेडिमेंट्स कैरिड बाय स्ट्रीम्स. जी, तो डिफरेंट स्ट्रीम से जब लेक्स में पानी आता है तो वहाँ से जो सेडिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रेंट मटेरियल्स होते हैं वो मूव करते हुए आते हैं और इस तरह से वो सब ऑर्गेनिजम्स जो इस जोन में मौजूद होते हैं उनको वो न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं. इंक्रीजिंग द न्यूट्रेंट कंटेंट इन दिस रीजन. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये बड़ा फर्टाइल सा जो लिटोरल जोन है वाटर बॉडी का, अपर शैलो वाटर जो जोन होता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ये बहुत न्यूट्रेंट्स एनरिच्ड होता है. Living among the anchored plants are microscopic organisms called plankton. जी, तो प्लांट्स के अलावा इस जोन में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं वो भी हमें मिलते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? प्लैंकटन कहा जाता है. These can be divided into two groups. Phytoplankton, phyto mean plants, यानी कि जो वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक हैं. एंड दीज इंक्लूड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, जो प्रोटोक्टिस्टा आप फाइला पढ़ के आए ना बच्चों. देन बैक्टीरिया एंड एल्जी, ये सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं. और दूसरा आपको आ जाता है जू प्लैंकटन. एंड जू का मतलब होता है एनिमल्स. ठीक हो गया. तो जू प्लैंकटन में हमें कौन से मिलते हैं? सच एस प्रोटोजोआ एंड टाइनी क्रस्टेशियंस वगैरह. आपने जोलॉजी में फाइला पढ़े हैं, उसमें आपने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा. मैं बहरहाल आपको फिर से बताती चलूँ कि जो एक वाटर बॉडी है, एक लेक है, झील है, उसका जो अपर मोस्ट वाटर जोन होता है उसको हम लिटोरल जोन कहते हैं. और इसमें जो आपको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस जोन और अ वाटर बॉडी आर सेड टू बी प्लैंकटॉन्स. और प्लैंकटॉन्स की 2 टाइप्स होती हैं. फाइटोप्लैंकटन जिसमें माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एल्जी वगैरह, और दूसरे जू प्लैंकटन जिसमें क्रस्टेशियंस और प्रोटोजोन्स आ जाते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन द लेक इज़ आल्सो फाउंड इन दिस जोन.
तो इस जोन में, इस एरिया में आपको प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स की भी बड़ी डाइवर्सिटी यानी बड़ी वैरायटी मिलती है। कोई भी इकोसिस्टम का एरिया, जोन जो बहुत एनरिच्ड होता है विद द न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे सनलाइट भी ज़्यादा होती है, उसमें बड़ी डाइवर्सिफिकेशन होती है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा ग्रो करते हैं। लिटोरल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, यानी कि इनवर्टिब्रेट जो एनिमल्स इस जोन में प्रेजेंट हैं उनमें क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट लार्वी वगैरह आपको मिलते हैं, स्नेल्स हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, हाइड्रा है, और वर्टिब्रेट्स इंक्लूड फ्रॉग्स, एक्वेटिक स्नेक्स एंड टर्टल्स वगैरह। तो ये वो सब एनिमल्स हैं जो आपको लिटोरल जोन में मिलते हैं। इनमें से कुछ वर्टिब्रेट्स हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं। As the water increases in depth further from the shore, plants are unable to anchor to the bottom and still collect enough light for photosynthesis. This open water area is divided into two regions, the upper limnatic zone and the lower profundal zone. जी, तो अब जब लिटोरल जोन यानी वाटर बॉडी में हम टॉप लेयर यानी लिटोरल जोन से जैसे नीचे मूव करते हैं, डीपर लेयर्स की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास फर्दर 2 जोन्स आते हैं, और ऑफ कोर्स लाइट की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। तो नेक्स्ट 2 जो जोन्स हमें मिलते हैं उसमें एक अपर जोन है जिसको लिम्नेटिक जोन कहते हैं, और एक उससे भी नीचे है जिसको हम प्रोफंडल जोन कहते हैं। ये डायग्राम में मैंने उस दिन आपको दिखाए थे ना कि यहाँ पर अगर ये देखें, ये लिटोरल जोन, ये ग्रीन प्लांट वेजिटेशन के साथ आपको नज़र आ रहा है। इसमें फिर आपके पास सरफेस ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फ्री स्विमिंग फिशेस आपको नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे हम नीचे ये देखें ना, आपको जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन मिल रहे हैं, फिर नीचे लिम्नेटिक जोन आ जाएगा, और सबसे नीचे फिर प्रोफंडल जोन आपको दिखेगा। तो लिम्नेटिक जोन को डिस्कस करते हैं। In this zone, enough light penetrates to support photosynthesis. Here, phytoplankton includes cyanobacteria, जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हो, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, विच सर्व एज प्रोड्यूसर्स। जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे एक्ट एज प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करते हैं। दीज आर ईटन बाय प्रोटोजोआ एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस विच इन टर्न आर कंज्यूम्ड बाय द फिशेज। जी, तो इकोसिस्टम है ना बेटा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है ना। फूड चेन्स की बात आप कर आए हैं ना, आप समझ आए हैं फूड चेन्स किस तरह रन करती हैं। तो जाहिर है इस जोन में भी लाइट काफ़ी पेनिट्रेट करती है और आपको ब्लू ग्रीन एल्जी वगैरह मिलते हैं। और इस लिम्नेटिक जोन में आप देखते हो कि जैसे जो क्रस्टेशियंस वगैरह उनको फिशेस खाती हैं, और इस तरह मतलब एक जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये था लिम्नेटिक जोन हमारे पास। अब इसमें हम फर्दर मूव करते हैं जी, पेज 253 पे प्रोफंडल जोन की बात करते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। हेयर लाइट इज़ इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। जी, ये बड़ी डीपर लेयर्स ऑफ वाटर आ जाती हैं, यहाँ तक लाइट पेनिट्रेशन बहुत लो हो जाती है। इसका मतलब है जब लाइट कम है तो जो प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो भी डेफिशिएंट इन नंबर हो जाएंगे इस जोन में। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस जोन आर मेनली नरिश्ड बाय detritus that falls from the littoral and limnatic zone and by incoming sediments। जी, सेडिमेंटेशन होती है जब अपर जोन्स के ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, तो जाहिर है वो सेडिमेंट आउट यानी कि जमा होना शुरू कर देते हैं इस प्रोफंडल या डीपर लेयर या बॉटम वाले जोन में। तो इस जोन में फिर जो आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो उनके डिट्राइटिस, उनके डेड बॉडीज़ को कंज्यूम कर रहे होते हैं, यानी डिकम्पोजर्स आपको मिलेंगे इस जोन में। डिकम्पोजर्स इन डिट्राइटिस फीडर्स सच एज स्नेल्स एंड सर्टन insect larvae, bacteria, fungi and fishes inhabit in this zone. So it was all about the 3 zones of a freshwater ecosystem. Next topic is intervention of man in aquatic ecosystem। जी, एक aquatic ecosystem के अंदर man का contribution क्या है, क्या interaction है। Human activities may greatly accelerate the process of eutrophication। eutrophication क्या है? Adequate nutrition। जी, nutrition related terminology है। सरप्लस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपको जहाँ पर मिलती है, यानी यूट्रॉफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो न्यूट्रिशन बैलेंस का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, ये किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ज़ाहिर है ह्यूमन अगर एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का ख्याल रखेगा तो वो ज़्यादा एनरिच्ड रहेगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर ह्यूमन उसको डिवास्टेट करेगा, उसको एक्सप्लॉयट करेगा, तो फिर क्या होगा, वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड इनटू लेक्स
फ्रॉम फार्म फीड लॉट्स एंड सेवेज, जो सेवेज आपको पता है ना, पानी में फैक्ट्रियों का सेवेज जाता है, हमारे घरों का डिस्पोजल सेवेज जाता है, और फार्म्स जो होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ से भी सीप आउट होकर पानी उसी पानी लेक्स रिवर्स वगैरह में, आपको पता है वो सारा डिस्पोजल जिसको आप कह सकते हो, कूड़ा करकट, वो सब जाता है वाटर बॉडीज़ के अंदर. Even if solid wastes are removed, water discharge from the sewage treatment plant is often rich in phosphate and nitrates dissolved from the waste and detergents. Rainwater washes off fertilizer from fields where the manure of thousands of cattle is recommended. Manure होता है बेसिकली जिसको आप खाद कहते हो, या जो फार्मिंग की जाती है, कैटल्स होते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, कूड़ा करकट अगर पानी में फेंक दिया जाता है तो फिर जो हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है, ऑफ कोर्स वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. और द वाटर देयरफॉर बिकम्स हाईली एनरिच्ड. ठीक है, तो अगर तो मैन्योर वगैरह, एनिमल कैटल फीड और मैन्योर वॉश आउट होकर रेन वाटर से इन वाटर बॉडीज़ में जाता है, तो ऑफ कोर्स वो न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स वगैरह को एनहांस करेगा ऐसे वाटर बॉडीज़ के अंदर. द एडिड न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. प्रोड्यूसर्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्जी फॉर्म अ स्कम ऑन द लेक सरफेस. आपने अक्सर जो पानी के जोहड़ होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर के वाटर की लेयर देखी होगी. बेटा ये एल्गल स्कम होता है. जब बहुत ज़्यादा एल्जी की पॉपुलेशन वाटर बॉडी के ऊपर ग्रो करके एक लेयर बना देती हैं तो उसको हम स्कम कहते हैं. ठीक हो गया, तो इस तरह स्कम भी डेवलप हो जाता है ऐसे वाटर बॉडीज़ के ऊपर. और देन सम टाइम प्रोड्यूसर्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्जी फॉर्म अ स्कम ऑन द लेक सरफेस, जैसे हमने बात की, डिप्राइविंग द सबमर्ज प्लांट्स ऑफ सनलाइट, एज अ रिजल्ट दे डाई. अब क्या होता है, जब एल्जी एक लेयर, थिक लेयर बना लेती है, एक स्कम बना लेता है किसी भी लेक के ऊपर, तो जो बिलो लेयर, वाटर की जो नीचे वाली लेयर्स है ना, जैसे जो लिम्नेटिक जोन है, प्रोफंडल जोन है, वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उन तक लाइट नहीं पहुँचने देता वो. जब लाइट डिप्राइव्ड हो जाती है, इनसफिशिएंट अमाउंट में लाइट जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ मौजूद जो प्लांट लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, उन प्लांट्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी. द डेड प्लांट बॉडीज़ are decomposed by bacteria utilizing the oxygen present in the water. Deprived of oxygen, fish, snails and insect larvae die, and their decaying bodies fuel more bacterial growth, further depleting oxygen. Even without oxygen, certain bacteria that produce फाउल स्मेलिंग गैसेस थ्राइव. जी, अब बच्चों आप देखो कि पहले हमने बात की कि जब एल्गल स्कम बन जाएगा वाटर बॉडी के ऊपर, सनलाइट नीचे मौजूद प्लांट्स को नहीं मिलेगा तो उन प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, फिर बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करेंगे. तो जब ऑक्सीजन जब डिकम्पोजिशन करते हैं ना बैक्टीरिया, आपको पता है वो एक एरोबिक रेस्पिरेशन का मेथड होता है जिसमें ऑक्सीजन, जो वाटर में ऑक्सीजन होती है उसको वो बैक्टीरिया यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं. तो जो वो आपका वाटर बॉडी है, जो लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती चली जाती है. जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो उस वाटर बॉडी में जो फिशेस हैं, जो स्नेल्स वगैरह रिजाइड किए हुए हैं, जाहिर है ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी में उनकी भी डेथ्स होने लग जाती हैं. आल्दो, और फिर जाहिर है जब बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करेंगे ना इन डेड बॉडीज़ की, तो वो वाटर स्मेल करने लग जाएगा. तो आपने देखा ना आपके घरों के पास अगर कोई पॉन्ड है, जोहड़ है, तो उसके पास से गुजरे तो आपको बैड स्मेल आती है. वो स्मेल ये सारा प्रोसीजर है जो ये स्मेल क्रिएट करता है, यानी कि जो उस वाटर बॉडी का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है. गॉट इट? Although it is full of life and nutrients, polluted lakes smell bad. Most of the trophic levels, यानी जो energy levels हैं, including the fish, are eliminated, and the bacteria and the blue-green algae dominate the community. Another very serious cause of polluted water is the acid produced by burning of fossil fuels, which poses a different threat to fresh water ecosystem. Few organisms can withstand the low pH of acidified lakes. जी, तो अब बेटा जो इन शॉर्ट अगर मैं इस टॉपिक को आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करूं कि इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम के, एक वाटर इकोसिस्टम के अंदर मैन का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ऑफ कोर्स अगर तो पोल्यूशन कंट्रोल नहीं करेगा मैन और डिफरेंट वेस्ट डिस्पोजल होता रहेगा वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूटेड होते चले जाएंगे. उनमें जो डिफरेंट फाइटोप्लैंक्टन है और जू प्लैंक्टन है उनकी डेथ होने लग जाएगी, डिकम्पोजिशन होने लग जाएगी, और वो ज़ाहिर है एसिडिक वाटर
बन जाएंगे और फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उस एक लो पीएच जो होगी उस पर उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से ह्यूमन की अगर बैड एक्टिविटीज़ होंगी तो वो उस वाटर इकोसिस्टम को या एक्वेटिक इकोसिस्टम को उसकी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब करेंगी। इस टॉपिक में हमने ये बात देखी। देन नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसी पेज नंबर 253 पे टॉपिक आता है टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। ठीक हो गया। हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम हमने वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा था ना। लिथो वर्ड होता है लैंड सॉइल, तो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड इकोसिस्टम को हम लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम भी कहते हैं। इसके हम फैक्टर्स देखें तो उसमें लाइट भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है और वाटर भी है। द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन लैंड और सॉइल इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम receives plenty of light and the soil provides abundant nutrient। जी, जो सॉइल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को सपोर्ट करती है। और जो लाइट है आपको पता है जो लैंड इकोसिस्टम है इट इज़ हैविंग अ डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सनलाइट, इसलिए हर तरह के प्लांट्स लैंड पे या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे ग्रो करते हैं। वाटर हाउएवर इज लिमिटेड एंड वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन प्लेस एंड इन टाइम। ठीक है, लेकिन वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है एक लैंड इकोसिस्टम के अंदर। तो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन लैंड इकोसिस्टम आर गिवन बिलो, जिसमें पहली चीज़ टेम्परेचर है। लाइक वाटर फेवरेबल टेम्परेचर्स आर वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लैंड इन प्लेस इन टाइम। ऑन पोल्स द एवरेज टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग। इन टेम्परेट जोन्स ओनली ड्यूरिंग सर्टन सीजन्स द ईयर इट इज़ क्वाइट फेवरेबल, बट इन ट्रॉपिकल जोन्स यूनिफॉर्मली वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट इज प्रेजेंट। जी, अब लैंड पे जो टेम्परेचर है ये बेटा बड़ा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये बात हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है। अगर हम लैंड इकोसिस्टम की बात करें और हम पोल्स की बात करें, ठीक हो गया, तो वहाँ पर आपको पता है बड़ा लो फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है ना, जो आर्कटिक जोन्स होते हैं। फिर बीच का जो एक बेल्ट आ जाता है जिसको टेम्परेट जोन कहते हैं, जैसे हम जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है हमारा, हम टेम्परेट जोन्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी एक्सट्रीम समर्स आ जाते हैं, कभी एक्सट्रीम विंटर्स आ जाते हैं। और जो ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं ना, ये हाईली वार्म लेकिन हाई रेनफॉल वाले जोन्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनका क्लाइमेट बड़ा मॉइस्ट और वार्म रहता है। अब अगर हम एयर की बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एयर इज़ इन कंट्रास्ट एयर इज़ इन कांस्टेंट मोशन, यानी मूविंग एयर विंड्स आपको मिलती हैं, सो इट्स कंपोजिशन इज़ मोर यूनिफॉर्म। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ मच कांस्टेंट एंड मोस्ट बेनिफिशियल टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है जो मैक्सिमम लाइफ को सपोर्ट करती है एक लैंड इकोसिस्टम के ऊपर। नाउ अडेप्टेशंस फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज कम्पेयर टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है ना, ये बड़ा ड्रास्टिक होता है, यहाँ पर सनलाइट भी ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब हमने देखना है कि ऐसी क्या अडेप्टेशंस लैंड पर मौजूद ऑर्गेनिजम्स के पास होती हैं जिस वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं एक हार्श क्लाइमेट वाले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। तो उसमें पहली चीज़ है सपोर्टिंग टिश्यू। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड सपोर्टिंग टिश्यूज लाइक वस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम आपको पता है प्लांट्स के अंदर होते हैं, और हम एनिमल्स के अंदर स्केलेटन अल्लाह ताला ने दिया है जो कि सपोर्ट करता है हमें टू अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और हम बड़े एक स्ट्रेंथ के साथ इन सपोर्टिंग टिश्यूज़ के साथ प्लांट्स भी और एनिमल्स भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं लैंड इकोसिस्टम के ऊपर। तो ये एक अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, इन एनवायरनमेंट के मुताबिक किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं लैंड इकोसिस्टम के ऊपर। तो उसमें से एक था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनके पास स्पेसिफिक सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, लाइक प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम होता है और एनिमल्स के पास स्केलेटन होता है, जिस वजह से वो लैंड या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर पाते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हमने कहा ना कि लैंड इकोसिस्टम में वाटर की भी डेफिशिएंसी होती है, तो किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है कि वो वाटर कंजर्व कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, अपनी बॉडीज़ में बचा लेते हैं और बैड टाइम्स में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। Plants and animals evolved various methods to conserve water in their body. For example, homeostasis, which is homeostasis क्या है बेटा? It is the mechanism of temperature regulation. It was developed by the land animals and the plants by developing bark and skin respectively. आप देखें हम जो जितने भी animals हैं हमारे body cover है with the skin, ताकि water हमारा इवेपोरेट ना हो सके, एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट ना हो सके हमारे बॉडी से। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक थिक बार्क होती है, डेड टिश्यू होता है जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है
है फ्रॉम एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन और लॉस ऑफ वाटर। तो इस तरह से वाटर कंजर्वेशन भी पॉसिबल है लैंड एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को किस तरह से डिवीजन है। तो अब देखेंगे कि डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज़ दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन टाइप्स। एक इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाता है, सेकंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टोंड्रा इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम पहले देखेंगे, जिसकी फर्दर सब डिविजन्स हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तीन टाइप्स हैं, सॉरी। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, एक टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, और इसमें थर्ड कैटेगरी है कॉनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। और इसी तरह से ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड इकोसिस्टम है, जो कि जिनकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर में करेंगे। अभी जितना करवाया उतना आपने याद कर लेना है, समझ लेना है। बेटा कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप लोगों ने वॉइस मैसेज छोड़ दें, रिटन मैसेजेस छोड़ दें, और टीचर फ़ौरन से आपको रिप्लाई करेंगी अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आई तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।